जय हिंद। तो देखिए ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर सेल साइकिल सेल डिवीजन लेक्चर नंबर 1 बता दिए थे आपको। ये लेक्चर नंबर 2 बता रहे हैं। अब उसमें हमने क्या जाना था, अगर एक कोशिका होती है, अगर सेल का विभाजन होना है, उसको डिवाइड करना है, तो उसके अंदर कुछ प्रक्रिया होगी। पहला ग्रोथ होगा, पहला रिप्रोडक्शन होगा, ग्रोथ होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, डिवाइड होगा ना, तो इसको म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। अब देखो इस बात को याद रखना, तो अगर जब डिवीजन हो रहा है सेल का, मतलब कोशिका का विभाजन हो रहा है, उसके अंदर कुछ प्रक्रिया चलती है। अब कोशिका की दो चीजें याद रखना, उसके अंदर क्या होती है, उसके कैरेक्टर और उसका ग्रोथ। अगर मतलब उसके अंदर कैरेक्टर क्या होगा कि उसके अंदर उसका चरित्र क्या है, उसको हम लोग देख रहे हैं ना कि भैया कितने टाइम में ग्रो हो रहा है, कितना समय ले रहा है, क्या टाइम, मतलब बोलते ना कि उस टाइम में कितना ग्रो हुआ, पता चली ग्रो होने का टाइम उधर ही लुढ़क गया, मतलब समझ रहे हो। तो उसके अंदर ये होना चाहिए कि हमको टाइम भी नोटिस करना है, पहली बात, और कौन सा सेल हम लोग ग्रो कर रहे हैं या कौन से सेल को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग उसी चीज को देखेंगे। तो जब तक सेल नहीं देखेगा हम लोग उसी चीज को, सेल को देखने वाले। तो इसमें इस बात को याद रखना, इसमें अलग अलग सेल आ जाते हैं। अब कोशिका क्या होती है, अभी कोशिका बताए थे, कोशिका एक बिंदु होती है। अब कोशिका बनती है, जैसे जाइगोट ले लिए, जाइगोट से क्या बना, बिलियंस ऑफ सेल, बिलियंस मिलियंस में सेल, हम लोग मिलियंस और बिलियंस में चले गए। सेल का क्या हुआ, डिवीजन होने लगा, मतलब विभाजन होने लगा, ग्रोथ हुआ। फिर उसके बाद एक हम लोग सिंगल सेल से क्या बने थे, एक बहुत बड़ा हम लोग पूरी हमारी शरीर की उत्पत्ति हुई थी। यहाँ तक समझ गए। अब देखो, अब बात करते हैं सेल साइकिल। हम लोग को पहले बात किए थे कि कौन सी प्रक्रिया से जाएंगे, वो बेसिक्स था। अभी बेसिक्स से अंदर हम लोग आने वाले। अब देखो इस बात को याद रखना, जब सेल डिवीजन होता है ना, उसके कुछ फेस होते हैं। फेस मतलब यहाँ पे लिख देता, देखो फेस मतलब यहाँ पे होता है जी फेस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जी एस और G2। ये G1 फेस हो गया, इसको G2 फेस हो गया। अब टोटल इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको S फेस बोलते हैं। इस बात को याद रखना। इसी प्रक्रिया हम लोग इसी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए जाएंगे। ठीक है, इसमें हम लोग कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, मतलब कोई भी बदलाव नहीं करने वाले। ठीक है, G1 फिर GS फिर G2 फेस, G1 फेस, S फेस, फिर G2 फेस। इसको हम लोग सिंथेसाइज भी फेस बोलते हैं। उसके आगे हम बताएंगे इसमें कौन कौन से फेस के अंदर कौन सी सेल का डिवीजन होगा या कौन सा विभाजन होगा, कौन से, जैसा कि डीएनए किस में रेप्लिकेट करेगा, फिर क्रोमोसोम किस में होगा, फिर उसके न्यूक्लियस किसके अंदर काम करेगा, वो सब बताएंगे। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल होता क्या है, मतलब सेल साइकिल का मतलब जो कोशिका चक्र है वो होता क्या है। कोशिका चक्र के बाद याद रखना, यहाँ पे क्या लिखा है, सेल डिवीजन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सेल ऑल ऑर्गेनिज्म। कैरेक्टरिस्टिक क्यों बोल दिया हम लोग ने क्या बोला, अगर एक सेल डिवाइड कर रहा है, कोशिका का विभाजन हो रहा है, उसके अंदर कुछ कैरेक्टर होगा। हर ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग कैरेक्टर होते हैं। जैसे कि अभी उसके जब सेल का डिवाइड करना है तो उसको क्या चाहिए, क्लाइमेट। क्लाइमेट का मतलब एक अच्छा वातावरण चाहिए कि भैया हमको इसी टाइम पे डिवाइड करना है, इसी टाइम पे हमको विभाजन होना है और कितना समय लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या बोल दिया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक होगा और उसका सेल डिवीजन होगा। अब दूसरा, ये सब क्या पॉइंट है, पॉइंट यहाँ पे याद रखना पॉइंट। अब देखो, during the cell division, many events like cell growth and DNA replication, duplication of organism, distribution of cellular content into two daughter cells occurs. In all these events, cell take place in a correct sequence and it is a coordinated manner so that daughter cell must be get intact genome after cell division to a themselves। समझ में नहीं आया ना, हमको भी नहीं आया, कोशिश करते चलो। अब यहाँ पे लाइन टू लाइन बात करते। अगर हम लोग ने सेल डिवीजन की बात किया तो यहाँ पे ड्यूरिंग लिखे, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, अगर से सेल का विभाजन हो रहा है उसके अंदर कौन सी प्रक्रिया वहां पे चालू हो जाएगी। तो इस बात को याद रखना, जब सेल डिवीजन हो रहा है तो पहला पॉइंट, जब सेल का विभाजन हुआ तो पहला क्या होगा, हमारा सेल ग्रोथ होगा। सेल का क्या होगा, ग्रोथ होगा। अब ग्रोथ होने के बाद उसका समय लेगा कि भैया कितना बढ़ना है कितना नहीं, समझ गए। अब ग्रोथ होने के बाद तो दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ। डीएनए का रेप्लिकेशन का मतलब समझ गए। अब जो यहाँ पे जीवन फेस है, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे सब क्या होता है, रेस्टिंग, यहाँ पे रेस्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, रेस्ट। जीवन फेस में क्या होता है, सब रेस्टिंग में रहते हैं, यहाँ पे कोई कुछ काम नहीं करता। वहां पे प्रिपरेशन फेस भी बोलते हैं, वहां पे अपने आप को बोलते हैं ना, अगर युद्ध में जाना है हमको, समझिए अब का हम युद्ध करने चले गए, लड़ाई वड़ाई हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने आप को प्रिपेयर करेंगे ना। जो यहाँ पे क्या होता है 90% 95% यहाँ पे क्या होता है, प्रिपरेशन होता है एकदम अच्छे से, एकदम मस्त लोहा हुआ पहन के हाथ में, ये सब बोलते ना छत्रपति शिवाजी महाराज के जैसा एकदम बन के, महाराणा प्रताप के जैसा, फिर जाएंगे युद्ध लड़ने, फिर मारेंगे। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे एकदम मस्त, एकदम पूरा अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे, भाला वाला लगा लेंगे अच्छे से कि कोई भी एकदम छूट ना पाए, कोई भी सामने आए तो सीधा एकदम बोलते ना काट दे। बोले था ना जो महाराणा प्रताप जी, उसके साथ पाला पड़ गया था, सीधा घोड़े समेत ही काट दिया पूरा अखा। तो वहीं पे क्या होता है, यहाँ पे प्रिपरेशन होगा कि तो भैया रुको। तो यहाँ पे देखो पहले क्या होगा, ग्रोथ होगा, तो यहाँ पे फिर सेल का रेप्लिकेशन होगा। रेप्लिकेशन किसके अंदर होता है, इस बात को याद रखना। रेप्लिकेशन की बात करेंगे, एस फेस में क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा, समझ गए।
क्या होगा, जो डीएनए रेप्लिकेशन होगा, तो यहाँ पे इस बात को याद रखना, डीएनए का रेप्लिकेशन एस फेस में होता है। किसमें? एस फेस में। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होगा, डीएनए क्या करेगा, वहां पे डिवाइड करेगा। और इस बात को याद रखना, जो अपना क्रोमोसोम होते हैं ना, क्रोमोसोम का संख्या जो होता है, तो वो क्या होता है, गुणसूत्र उसको बोलते हैं। हिंदी में उसको अनुवाद करेंगे गुणसूत्र। जो क्रोमोसोम होगा वो कभी डिवाइड नहीं करता। अगर समझिए, अगर एक क्रोमोसोम गलती से डिवाइड कर दिया, हमारे अंदर शरीर के अंदर टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46 होते हैं। अगर उसने डिवाइड कर दिया 46, मतलब पैर की बात करेंगे 23 समझ गए, पैरिंग उसको क्या बोलते हैं, पैरिंग। एक बोलते हैं ना, अगर हम लोग अगर समझिए 4 चॉकलेट है, तो हम बोलेंगे भैया 2 इसको पैर कर दो, 2 ये, तो टोटल मिलाएंगे कितना हो जाएगा, 4। तो दो का पैरिंग किए, मतलब 23 इसमें 23 इसमें। अगर गलती से भी एक के साथ छेड़खानी हुआ, तो हमारे शरीर में क्या होती, दिक्कत होने लगती है। दिक्कत मतलब आपने एक बीमारी देखी रहेगी, डाउन सिंड्रोम। आप जानते रहोगे, जो डाउन सिंड्रोम होता है वो बच्चे एबनॉर्मल होते हैं। उनके जो हाथ होता है, जो उनकी अंगुलियां होती है वो मोटेदार हो जाती है, उनकी जो जीभ होती है बाहर निकलती है, तो उनकी आंखें होती है, उसमें क्या होता है, दिक्कत होता है, उसको डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। तो यहाँ पे जो डीएनए का होगा, पहले हम लोग ने क्या बोला कि ड्यूरिंग द सेल डिवीजन ऑफ मैनी इवेंट्स, लाइक इवेंट्स मतलब जब सेल का विभाजन होगा, तो उसके अंदर बहुत सारी प्रक्रिया चलेगी। पहला क्या होगा, सेल का ग्रोथ होगा। फिर यहाँ पे समझिए डीएनए का क्या होगा, रेप्लिकेशन। फिर डुप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनेल्स, यहाँ पे क्या होगा, ऑर्गेनेल जो होगा ना, वहां पे डुप्लीकेशन होगा। फिर याद रखना, जब ये प्रक्रिया खत्म होगी ना, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होगा, देखो जब सेल का डिवीजन हो रहा है, तो एक सीक्वेंस से चल रहा है। सीक्वेंस से मतलब एक प्रक्रिया, पहला हमको क्या करना है, ग्रोथ करने के बाद सेल का ग्रोथ होगा। ग्रोथ करने के बाद दूसरा काम करना है अपने को, सेल डीएनए का रेप्लिकेशन। अब डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, और दूसरी बात क्या, डुप्लीकेशन करेंगे। अब डुप्लीकेशन भी होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेलुलर कंटेंट इनटू 2 डॉटर। अब 2 डॉटर क्यों, अभी यही बताया था, जो हम लोग ने पहला वीडियो लेक्चर 1 देखिएगा, उसके हम लोग ने क्या लिया था, बैक्टीरिया सेल लिया था। बैक्टीरिया सेल ने क्या किया, फर्दर डिवाइड किया। फर्दर डिवाइड का फर्दर सेल बन गया। डिवाइड करने के बाद क्या होगा, फर्दर सेल बन गया। फर्दर सेल किस में बना है, 2 डॉटर सेल में उसने बन गया था। अब जो 2 डॉटर सेल है वो क्या हुई थी, इस बात को याद रखना, जो अपना क्या हुआ था, न्यूक्लियर डिवाइड हुआ था। अब उदाहरण के लिए समझते हैं, अगर देखो यहाँ पे हम लोग ने एक सेल लिया, यहाँ पे क्या लिया हम लोग ने, कोशिका ली। कोशिका ली है, उसके अंदर हम लोग ने यहाँ पे क्या लिया, न्यूक्लियस। अब ये क्या करेगा, अगर इसको डिवाइड करना होगा ना, तो यहाँ पे उसका याद रखना, पहला क्या, यहाँ पे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो होगा, और यहाँ पे ग्रोथ। यहाँ पे 2 चीज में बटेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉटर सेल। यहाँ पे क्या बोले थे, डॉटर सेल बोले थे। ये क्या है अपना, पेरेंटल सेल। अब यहाँ पे हम लोगों ने इस बात को याद रखना, हम लोग डॉटर क्यों बोला था, डॉटर का मतलब हमने समझ, वहां पे हम लोगों ने बनाया था कि भैया अगर डॉटर नहीं होगी तो सेल कंटिन्यूस ग्रो नहीं करेगा। डॉटर के जगह सन कभी ले नहीं सकते, सन का काम, सन कभी ग्रो कर पाएगा वहां, अगर डॉटर नहीं लेके सन लेंगे तो काम नहीं करेगा। हमको क्या लेना पड़ेगा, डॉटर। डॉटर ही क्या करेगी, आगे कंटिन्यूस उस चीज को क्या करेगी, डिविजन करते रहेगी, कि उसका विभाजन होते रहेगा, मतलब क्या होता रहेगा, डिवाइड करते रहेगी। तो यही प्रक्रिया हमारे साथ चलती रहेगी। यहाँ तक समझ गए। देखो जो सेल साइकिल और जो सेल डिवीजन है, ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। और किस प्रक्रिया में, इस बात को याद रखना, पहला चलेगी G1 में, G1 के बाद किस में आएगी, फिर S फेस में, फिर G2 फेस में, फिर उसके बाद जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाफेस, मतलब प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, ये सब उसके अंदर प्रक्रिया चलती है। समझ गए। अब उसके अंदर 2 चीज आएगी, एक साइटोप्लाज्मिक, एक कैरियोकाइनेसिस। यहाँ तक समझ, उसके बाद हम बता देंगे उसके अंदर कौन कौन सा, अभी आगे बहुत चैप्टर ये समझ गए, 2-3 घंटे का वीडियो क्या बन जाएगा। अभी देखो हमने यहाँ पे क्या बोला कि सेल का ग्रोथ हो जाएगा, डुप्लीकेशन हो जाएगा। अब देखो, अब बात करेंगे, यहाँ पे 2 डॉटर सेल में आया, कन्वर्टिंग क्या हुआ, अकर्स इन 2 डॉटर। ऑल दिस, यहाँ पे लिखा ऑल दिस इवेंट शॉल टेक प्लेस इन द करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, एक स्टेप जाएंगे। पहले हम लोगों ने बता दिया था, यहाँ पे सेल होगा, सेल के बाद क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेशन के बाद क्या होगा, डुप्लीकेशन होगा, फिर और किसका, ऑर्गेन्स का, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहाँ पे एक सीक्वेंस है, एक प्रक्रिया के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तक समझ गए। अब देखो, अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट मैनर, एक मैनर के हिसाब से चलेगा। अगर कुछ भी हमारे जेनेटिक के साथ, मतलब समझिए कुछ भी दुर्घटना हो गई, या किसी ने बराबर से विभाजन नहीं किया, या कोई बीच में रुक गया, तो हमारी जो बोलते हैं ना शरीर होगी, वो शरीर बढ़ेगी नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा, वो कभी बढ़ेगा ही नहीं। तो उसके अंदर क्या होगा, कोई बीमारी हो जाएगी या कोई दिक्कत हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए। यहाँ पे समझ गए। अब यहाँ पे लिखे सीक्वेंस एंड द सो दैट daughter cell must be get an intact genome after this cell division to a them cell। अब इस बात को याद रखना, यहाँ पे क्या होगा, आफ्टर जीनोम। यहाँ पे डॉटर सेल ने क्या किया, मस्ट बी गेट इंटैक्ट। इंटैक्ट के किसके साथ है, जीनोम के साथ। अब जीनोम जो था उसने क्या किया, आफ्टर द सेल डिवीजन देम सेल, उसने खुद कर लिया भैया। अब हमको जो सेल डिवीजन होगा वो किसी के साथ मिलेगा नहीं, वो खुद क्या करता है, सेल डिवीजन करने लगता है। अब देखो, तब बात करेंगे सेल साइकिल। सेल साइकिल की यही बात किए थे, यहाँ पे लिखे थे द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स बाय द विच सेल duplicates and its genome synthesized अगर the contributed of
of the cell and eventually divide into two daughter cell into terms से टर्म्स एज अ सेल साइकिल। हम लोग वही बात किए, यहाँ पे जो प्रक्रिया थी, यहाँ पे हम लोग ने सेल साइकिल का डेफिनेशन लिख दिया। सेल साइकिल डेफिनेशन क्या लिखा, कोशिका चक्र का डेफिनेशन ये लिखा कि एक ये सीक्वेंस के हिसाब से चल रहा है। पहली बात यहाँ पे याद रखना सीक्वेंस। अब यहाँ पे क्या बोले, यहाँ पे डुप्लीकेट हो गए, डुप्लीकेट इज जीनोम। जीनोम क्या होगा, वहां पे जब तक जीनोम क्या हुआ, डुप्लीकेट्स होगा। सिंथेसिस, यहाँ पे सिंथेसिस का मतलब होता है यही एस फेज की हम लोग ने बात किया था। तो इस अदर कंट्रीब्यूट ऑफ द सेल एंड इवेंचुअली डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल। हम लोग ने क्या बोला था, अगर पेरेंट है, पेरेंट से क्या बन जाएगा, टू डॉटर सेल, टू डॉटर फर्दर डिवाइड कर लेगा। सेम यही प्रक्रिया चालू हो जाएगी। यहां तक समझ गए। अब देखो एक यहाँ पे नोट पॉइंट लिखना। नोट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे लिखे सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, एग्जांपल सेल ग्रोथ एंड थ्रू आउट द सेल साइकिल। अब यहाँ पे इस बात को समझने की कोशिश करना कि हम लोग ने क्या बोला, अगर सेल का ग्रोथ हो रहा है, समझ के, अगर कोशिका बढ़ रही है, मतलब कोशिका का निर्माण हो रहा है, अगर वो ग्रोथ होते रही है, जा रही है, बढ़ते रही है, बढ़ते रही है, उसमें टर्म्स क्या बोला, साइटोप्लाज्मिक। साइटोप्लाज्मिक जैसे आ गया ना, तो साइटो को तोड़ दो, प्लाज्मिक को तोड़ दो, तोड़ने के बाद क्या होगा, साइटो। साइटो क्या बन जाएगा, सेल। तो इसने क्या बोला, अगर ये सेल का ग्रोथ हो रहा है, ये कंटिन्यूअसली होते रहेगा। इसमें क्या होगा, कंटिन्यूअसली। अगर सेल का ग्रोथ कंटिन्यूअसली नहीं हुआ तो बाद में हम लोग को वही बोले कोई दिक्कत हो जाएगी शरीर के साथ। तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली ग्रोथ होता रहेगा। कौन सा, सेल ग्रोथ थ्रू आउट द सेल साइकिल। ये जो प्रक्रिया चलती है उसी में वही प्रक्रिया हमारी चलती रहेगी। यहाँ तक समझ गए। अब देखो, अब बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। यहाँ पे देखो, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डुप्लीकेशन अकर्स ओनली दैट ड्यूरिंग द स्पेसिफिक फेज ऑफ द सेल साइकिल। अब इस बात को याद रखना, जो डीएनए है, यहाँ पे डीएनए, इसको हम लोग क्या होता है, डीएनए का फुल फॉर्म डाइऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा या रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन होगा, तो यहाँ पे उसका क्या होता है, कुछ फेस में आते हैं। फेस का मतलब समझ के कि हमको कौन से जगह पे डिवाइड करना है, ये मन नहीं कि जहां मन करे कौन सा डिवाइड। अभी देखो, अभी हम लोग को क्लास में बैठना है, अभी समझे हम पढ़ाई कर रहे हैं, अगर पढ़ाई में अगर आपको किधर भी बैठा दिए तो आपको एक समझ के किधर जा रहे हैं, एडमिशन कर रहे हैं क्लास में, अभी 11वीं हो, 12वीं है, या उसके बाद कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें, तो आपको क्या रहेगा, 11वीं में रहोगे तो आप 11वीं में ही एडमिशन कराओगे ना, कि भैया हम 11वीं में पढ़ना चाहते हैं। तो बोलेंगे ठीक है, 11वीं में नाम लिखा लिया, उसमें ही पढ़ोगे, उसमें आपका क्लास दे देंगे, वही बैच दे देंगे, जो मन करे वही सब आपको एकदम ठहरूक से बना के दे देंगे। ये नहीं उठा के आपको दिया है 11वीं का, बैठ रहे हो एकदम यूपीएससी में जाके बैठ रहे हो, एग्जाम यूपीएससी की, नहीं ना। तो पहले आप क्या करोगे, एक एक स्टेप पे बढ़ोगे। जैसे आप जूनियर सीनियर बोलते हैं ना, एलकेजी, यूकेजी, फिर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्या होता है, एक सीक्वेंस हम लोग क्या पढ़ते हैं, आगे बढ़ते रहे। बोलते हैं ना, लाइफ में कठिनाइयां बहुत होती है। कठिनाइयां बोलते पहली सीढ़ी चढ़ना बहुत मुश्किल होती है, एक बार धीरे धीरे चढ़ना सीख गया ना, तो जीवन में सब आसान होने लगे। ठीक है, यहां तक समझ गए। तो एक सीक्वेंस से चलना पड़ता है अपने को, यहां तक समझे। तो हम लोग ने क्या बोला, जो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा एक फेस में होगा, जिसका हम लोग ने एग्जांपल लिखा है। एग्जांपल यानी जो एग्जांपल होता है एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी बोलती है कि भैया जो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा उसमें क्या होगा, एस फेस। किस में होगा, एस फेस में होगा, जिसको हम लोग सिंथेसिस फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंथेसिस फेज। समझ गए, यही हम बता दिए थे। यहाँ पे टोटल याद रखना है, यही सब हमारे सेल साइकिल में चलने वाला है। तो जो सेल होगा किस में चलेगा, एस फेस में, उसको हम लोग ने क्या बोल दिया, सिंथेसिस फेज। यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ तक आगे बात करते हैं, यहाँ तक पूरा समझ गए। यहाँ पे अब ये पॉइंट के, ये जितने भी है ना सेल साइकिल, यहाँ पे जो जितने भी पॉइंट है, ये सेल साइकिल का पॉइंट है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द रेप्लिकेट द डीएनए, the replicate DNA is then the distributed equally among the daughter cell। अब देखो यहाँ पे क्या लिख दिया, डॉटर सेल। अब जब रेप्लिकेट, यहाँ हम लोगों ने क्या बोला, अगर डीएनए है रेप्लिकेट का मतलब क्या होगा, बटेगा। हम क्या चाहिए, बंटवारा चाहिए हमको, भैया यहाँ पे बटना है हमको। तो जब डीएनए बटेगा तो यहाँ पे याद रखना इक्वली बटना है। अभी बोलते ना, अभी कुछ भी घर पे कुछ भी मतलब बोलते ना, प्रसाद आ गया या कुछ भी खाने होने की चीज होती है, अब बड़े भाई बहन है तो वहां पे क्या होता है, कुछ भी चीज होती है तो माता पिता क्या बोलते हैं, आधा बांट के एक हिसाब से सबको दे देते। तो यहीं पे क्या बोला कि हमको रेप्लिकेट करना है। जब रेप्लिकेट डीएनए का क्या हुआ, वो जब डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना तो इक्वली बटा। यहाँ पे किसी को ज्यादा नहीं दे दिए या किसी को कम नहीं दी, कोई बेचारा उदास ना हो जाए कि हमको कम दिए इनका ज्यादा मिल गया हो। तो यहाँ पे सबको क्या बोले, इक्वली दे दिए कि भैया तुम भी ले लो, तुमको भी ज्यादा नहीं मिलेगा और किसी को भी कम नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ, इक्वली दे दिए भैया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट क्या कर दिया सेल को। तो यहाँ इक्वली अमॉन्ग द डॉटर सेल, सब यहाँ तक समझिए। डॉटर सेल में क्या होगा, बढ़ गया। अब देखो यहाँ पे लिखा है, ऑल दिस इवेंट्स ऑफ द सेल साइकिल आर द अंडर द जेनेटिक कंट्रोल। अब जेनेटिक कंट्रोल क्या हुआ, अंडर, किसी के अंडर होना ना, किसी के। अब देखो
जब यहाँ पे दिस इवेंट्स का मतलब ये जो प्रक्रिया चल रही है, जो डिवाइड हो रहा है, ये सब काम बोल रहे ना, काम उम कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, किसी के अंडर हो रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक कंट्रोल। जेनेटिक का मतलब आप समझे, देखो अब जो अपना गुणसूत्र है, मतलब क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम है, अगर हम लोग क्रोमोसोम की अगर बात करेंगे, क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से दिखता है। देखो क्रोमोसोम की अगर हम लोग बात करेंगे, सीधा से बना देते हैं। ये अपना क्या है, क्रोमोसोम, ठीक है। ये देखो, ये क्रोमोसोम है, तो ये जो होता है ना, इसको हम लोग सिस्टर क्रोमेटाइड बोलते हैं। यहाँ पे बता देंगे आगे सब, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, सिस्टर। अब देखो, जब हम लोग क्रोमोसोम को अगर खींच देते, इसको पकड़ के क्या खींचते, यहाँ पे खींच देते, देखो कुछ इस तरीके से अगर हम लोग ऐसा कर देते, तो किसके फॉर्मेशन में आ जाएगा, ये डीएनए बन जाएगा। समझ गए, ये क्या होगा, डीएनए। पहले इसको यहाँ पे जेनेटिक होगा, इसके अंदर क्या होता है, कुछ जेनेटिक कोड होते हैं। हमारे डीएनए के अंदर क्या होता है, जेनेटिक कोड होते हैं कि भैया किसको क्या करना है, किसको मतलब किसी के अंदर कंट्रोल में होगा कि कितना किसी को एटीजीसी, आपको पता है एटीजीसी, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, यहाँ पे क्या होता है, वो कोड होते हैं कि किसको हाथ बनना है, किसको पैर बनना है, किधर आग बनना है, कि यहाँ पे क्या क्या बनना है। तो यहाँ पे उसके कंट्रोल में होता है, किसके, जेनेटिक कंट्रोल में। यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो कि अगर हमारी बॉडी अगर बढ़ रही है तो कोई दिक्कत ना हो, सर इसके कंट्रोल में होता है। यहाँ तक समझ गए। पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या बोला, डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो इक्वली डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। अब यहाँ पे बोलता है दिस सेल इवेंचुअली सेल ऑफ साइकिल अंडर द जेनेटिक कंट्रोल, किसी की जेनेटिक के अंदर कंट्रोल होगा। अब जेनेटिक कंट्रोल के अंदर देखो, जो जेनेटिक कंट्रोल होगा, इसके अंदर दो चीज आएंगे, मॉलिक्यूल्स आएंगे, एक प्रोटीन आएगा और एक सीडीके आएगा। वो हम लोग आगे बता देंगे उसके अंदर कौन कौन सा आने वाला है। अब देखो इस पॉइंट के क्या बोलता है, ड्यूरिंग ऑफ द सेल साइकिल इज अवेलेबल इन द डिफरेंट और ऑर्गेनिज्म एंड द डिफरेंट सेल ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब थोड़ा सा समझिए, यहाँ पे क्या बोला है, अगर टाइमिंग की बात करें, अगर कोई भी हम लोग सेल उठाते, तो यहाँ पे बात क्या है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है या कोई भी सेल है, कोशिका है, तो उसका जब विभाजन होगा तो कुछ उसकी समय लेगी, या समय का मतलब कुछ प्रक्रिया चलेगा, उसके अंदर कौन कौन सा सेल डिवाइड करेगा या कितना समय लेगा, तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे एबिलिटी की बात किया, एबिलिटी का मतलब उसका अवेलेबल देखेंगे, हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पे इस बात को याद रखना, जो ई कोलाई होता है ना, एक यहाँ पे ई कोलाई का जब डिवीजन कर समय आता है, डिवाइड करने का समय आता है, वो 20 मिनट लेता है, समझ गए। अगर 20 मिनट कंप्लीट हुआ तो देखो, अभी देखो यहाँ पे कितना बज रहा है, अभी बच रहा है 9:45 हो रहा है, 9:45। अगर सेल को डिवाइड करना है 9:45, उसके बाद क्या करेगा, 20 मिनट जैसे ही कंप्लीट हुआ, ई कोलाई का क्या कर लेगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ई कोलाई का डिवीजन कितना मिनट में होगा, 20 मिनट लगेगा, कि भैया ई कोलाई को 20 मिनट में हमको डिवाइड करना ही है, तो ई कोलाई क्या कर लेगा, 20 मिनट में डिवाइड कर लेगा। समझ गए। अब देखो जो ईस्ट होता है, ईस्ट का काम क्या है, अब देखे रहोगे, ईस्ट क्या करता है, जैसा ब्रेड हो गया, ब्रेड बनाते रहोगे, देखो उसके अंदर क्या डालते, ईस्ट डालते, तो क्या होगा, फूल जाता है। और जो पाव बनाते रहेंगे, अब देखे रहोगे, वो भी जो जलेबी बनाते रहे, ओ तो क्या करता है, सड़ा देता है, ऐसा नहीं गजगजा के सड़ा एकदम बदबू मारेगा, तो वहां पे हल्का से क्या होगा, सड़ा देता है, तो उसके अंदर स्वाद आने लगता है। अब ब्रेड भी देखोगे तो वो भी क्या होता है, वो भी उसके अंदर ईस्ट मिला देते हैं। अब इसी चीज को खुले में रख दोगे तो उसके अंदर फंगस, सफेद कलर के बोलते हैं ना, फंगस, दहिया लग जाएंगे। तो आप सुनो, सब यूपी बिहार वाले जानते रहे कि दहिया क्या होता है, तो उसके अंदर दहिया लग जाते हैं, तो सफेद का कलर के, यहाँ तक समझ गए। अब जो ईस्ट होता है, ईस्ट का डिवीजन करने का कितना टाइम है, तो यहाँ पे ईस्ट लेगा 90 मिनट, कितना लेगा, 90 मिनट, कितना मिनट लेगा, 90 का मतलब 1.5 घंटा में अपना ईस्ट क्या करेगा, डिवाइड करेगा। समझ गए, 1.5 घंटा लगता है। अब देखो आपने ये सुना रहेगा, अब बोलोगे कैसा 1.5 घंटा। अब देखो, अब कोई आप रेसिपी बना रहे हो, रेसिपी मतलब अब जैसा कि आप ब्रेड बनाने, गूगल पे देख लो या यूट्यूब पे देख लो कि ब्रेड कैसा बनाते हैं या पाव कैसा बनाते हैं, या ईस्ट वाली जो भी प्रक्रिया होती है जैसा ऐड करेंगे, तो वहां पे सब कुछ माल मटेरियल मिला देंगे और ईस्ट को फिर डाल देंगे। और ईस्ट को एक थैली के अंदर क्या करेंगे, जैसा ये बर्तन ले लिए, बर्तन के अंदर जैसा मैदा हो गया, मैदा के बाद थोड़ा सा, अभी समझिए पाव बना रहे तो मैदा हो गया, बटर हो गया, दूध हो गया, उसके अंदर ईस्ट डालते, फिर उसके बाद सानते, उसको अच्छे से जैसा आटा गूंथते हैं ना, उसके बाद सान उनके एकदम क्या करेंगे, एकदम जब अच्छे से हो जाएगा तो उसको बोलेंगे प्लास्टिक से ढक दो। अब बोलेंगे कितना घंटा ढकना है, वो बोलते 1 घंटा 1.5 घंटा उसको ढक के रखो। क्यों, यहाँ पे बात किया ना, इसका क्या होगा, डिवाइड होगा, कितना घंटे बाद डिवाइड होगा, यहाँ पे 90 मिनट बाद उसको ढक के रखते हैं, 90 मिनट तक ढकेंगे, फिर उसके बाद बनाना चालू कर देंगे। और जो बेकरी होती है ना, बेकरी में आप जाओगे तो उसी हिसाब से आप जब देखोगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा, तो उसको 90 मिनट रुकते, भैया रुक जाओ, इसको डिवाइड करो, तो ईस्ट क्या करता है, 90 मिनट बाद ये डिवाइड कर लेता है। यहां तक समझ गए। अब तीसरा बात करते हैं ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल इन कल्चर मीडियम, कल्चर मीडियम समझिए, अगर हमारी यहाँ पे गाल उठा लिए, गलवा लिए, अब कल्चर मीडियम में उसको डिवाइड करने की कोशिश करते, रख देते, पेट्री प्लेट आप जानते हैं, उसके अंदर रख दिए,
कि भैया आप चेक करेंगे तो इसको डिवाइड करना है, उसके अंदर कुछ चीज भी मिलानी पड़ेगी, डिवाइड करने के लिए देखना पड़ेगा लैब में जाके। तो जब हम लोग उसको डिवाइड करेंगे तो कितना घंटा लगेगी, 24 घंटा। कितना, 24 घंटा। 24 घंटा का मतलब एक दिन लगेगा उसको डिवाइड करने में। जो ह्यूमन का कल्चर मीडियम में ह्यूमन सेल है, जो ह्यूमन का कोशिका है, उसको डिवाइड करने अगर देखोगे तो 24 घंटा लगेगा, मतलब एक दिन लग जाएगा उसको डिवाइड करने में। यहां तक समझ गए। एग्जाम में पूछता है कि इक्वल कितना मिनट में डिवाइड करेगा, ईस्ट कितना मिनट में डिवाइड करेगा, ह्यूमन सेल कितना मिनट में डिवाइड करेगा, ये सब पूछता है। इसे हम क्वेश्चन भी करा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो अब ईस्ट कितना मिनट लेगा, 24 घंटा, मतलब एक दिन ले लेगा। अब देखो बोलते हैं स्टमक लाइनिंग सेल, मतलब पेट की जो लाइनिंग होती है ना, देखो पेट की लाइनिंग की बात करेंगे कि अंदर की जो पेट होती है उसके अंदर देखो, अब इस बात को याद रखना, जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे खाना को पचाने के लिए कुछ उसके अंदर, पेट के अंदर होता है एसिड। एसिड को बोलते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जिसका पीएच बहुत कम होता है। पीएच मतलब जो होता है ना वो बहुत कम होता है। आपने सुना रहेगा पीएच की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे इस बात को याद रखना, जो बीच में आ रहा है E7, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस, मतलब न्यूट्रल, यहाँ पे आ जाएगा न्यूट्रल। और जो 7 से कम रहेगा, जैसा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, 7, तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, एसिडिक बोल देते हैं, यहाँ पे एसिड बोल देते हैं। और यहाँ पे हम लोग 7, 8, 9, ये 10, ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। समझ गए, यहाँ क्या हो जाए, बेस। अब यहाँ पे आप एक चीज चेक किए रहोगे, अगर हम लोग को ये चेक करना रहेगा कि कौन सा बेसिक है कौन सा एसिडिक है, तो वहां पे एक पेपर आता है जिसको बोलते हैं लिटमस पेपर। उसके इतना बड़ा सा पेपर आएगा, स्ट्रिप आएगा, लिटमस पेपर। उसको आप जब पानी में डुबोगे या किसी चीज में चेक करोगे ना, तो वहां पे उसका कलर बता देगा कि अगर ज्यादा बेसिक रहेगा, ज्यादा एसिडिक है या ज्यादा बेसिक है या न्यूट्रल पे होगा। वहां पे सब मेंशन किया रहता है कि भैया हाँ देखो आपका ये चीज में बेसिक है, न्यूट्रल है। तो यहाँ भी बात करेंगे, जो स्टमक होती है, स्टमक की लाइनिंग होती है, ये 3 से 4 दिन लेती है डिवाइड करने में। आपके पेट, जब हम लोगों ने कोई खाना वाना खा लिया, कोई भी चीज ऐसा खा लेता है, तो वहां पे क्या होता है, अपने पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, और वो एसिड क्या करता है, पेट को क्या करता है, पचाता है। समझ गए, पेट को क्या करने का, जो पेट के अंदर जो खाना रहेगा उसको क्या करेगा, वो पचाएगा, और वही प्रक्रिया चलती रहेगी। अब जो एसिड है, तो एसिड क्या करेगी, जो पेट की जो लाइनिंग होती है ना उसको भी जला देती है। सोचो इतना घातक, इतना घातक होता है वो इतना घातक होता है, तो समझो लाइनिंग को भी वहां पे बोलते हैं ना, एकदम परत वहां पे खराब कर देती है। तो वहां पे इसको कितना लगता है, देखो अपने हर शरीर के अंदर बात करेंगे ना, जैसा जो भी सेल है, जैसा अपना हाथ हो गया, हाथ की कोशिका होती है उसको भी टाइम लगता है, मतलब पेट हो गया उसको भी टाइम लगता है, जो ह्यूमन कल्चर में सब, मतलब हर हमारे जो शरीर में जितने भी सेल है उसको हर अलग अलग समय पे क्या होता है, डिवाइड होता है। तो जो स्टमक की लाइनिंग होती है उसके अंदर अपना HCl पाया जाएगा, तो उसके अंदर 3 से 4 दिन लगेगा। समझ गए, कितना, 3 से 4 दिन क्या करेगा, अपने डिवाइड कर लेगा। डिवाइड करने के बाद जैसा था वापस वैसा डिवाइड करके बन जाएगा। यहां तक समझे। तो याद रखना, स्टमक का अगर पूछ लिया तो कितना दिन बता देना, 3 से 4 दिन लगता है भैया उसको डिवाइड करने में। अब बात करते हैं आरबीसी। आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल। समझ गए, आरबीसी का मतलब खून होता है, इसको क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल जो होता है उसके अंदर कौन सा कलर पाया जाता है, रेड कलर का होता है। किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। जो रेड ब्लड सेल होता है ना, वो हीमोग्लोबिन की वजह से उसके अंदर लाल कलर पाया जाता है। अब देखो, जो अपना खून होता है, खून का जीवन काल की बात करेंगे, खून कितना दिन जिंदा रहता है, लाल खून की बात करेंगे। जो सफेद खून होता है वो कुछ हफ्ते तक ही जिंदा रहता है, और जो लाल खून रहता है वो कम से कम 120 दिन तक जिंदा रहता है। कितना, 120 दिन। इस बात को याद रखना, कितना, 120 दिन। यहां तक समझ, 120 दिन। अब देखो, अब जब 120 दिन तक जिंदा है तो उसको किधर मरना भी रहेगा। अब जिंदा बोला ना, दुनिया में कोई भी आए, जैसा कोई भी यहाँ पे क्या परमानेंट नहीं है, कोई भी क्या होगा, परमानेंट नहीं है। वो जैसा है, चाहे वो जीव हो निर्जीव हो, एक बार बिल्डिंग बना दिए, फिर 10 साल 20 साल बाद उसको क्या होते, तोड़ देते हैं। परमानेंट कोई भी इस धरती पे, याद रखना, कोई भी परमानेंट नहीं है। जैसा ये भी हो गया, जो आरबीसी है 120 दिन जिंदा रहेगी, उसके बाद उसका कल्याण खत्म हो जाएगा, तो वहां पे जाएगी, एक जगह होती है, इसको स्प्लीन बोलते हैं। वहां पे जैसा कब्रिस्तान होता है ना, तो हर चीज का कब्रिस्तान, वो भी उसका भी कब्रिस्तान होगा, जिसको बोलते हैं स्प्लीन। वहां पे जाके आराम से मर जाएगी। समझ गए, वहां पे क्या होगी, मर जाएगी। तो इस बात को याद रखना, इस प्लेन में जाके क्या होती है, खत्म हो जाती है। 120 दिन उसका कंप्लीट हुआ तो बोलते हैं राम नाम सत्य हो गया। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब देखो, अब बात करते हैं छठा, अब अपना हृदय सेल और नर्व सेल। अब हृदय का मतलब होता है अपना जो दिल है, अपना हृदय मतलब दिल। समझ गए, आशकी वाले नहीं बोले, इस बात को याद रखना, जो अपना हृदय और नर्व सेल ये कभी डिवाइड करेंगे नहीं अपना। अगर याद रखना, अगर गलती से हृदय ने डिवाइड किया, डिवाइड का मतलब समझ रहे, अगर धड़कना बंद किया या कुछ भी थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए भी स्ट्राइक किया ना, कि दर्द हो रहा है, कुछ भी हुआ, तो समझ लेना तुम्हारा भी समय आ गया है। तो समझिए, तो इस बात को याद रखना, जो नर्व सेल होता है और जो
ह्यूमन सेल होता है, नर्व सेल और हार्ट सेल, ये कभी डिवाइड नहीं करते। जिंदगी में याद रखना है, एग्जाम में पूछेगा कि कौन सा सेल डिवाइड नहीं करता, तो दो ऑप्शन पे टिक कर देना। अगर पूछता है कि नर्व सेल है क्या ह्यूमन सेल है या ऑल ऑफ दिस है, तो बोल देना भैया ऑल ऑफ दिस है। ह्यूमन भी पूछ लिया, मतलब हार्ट सेल भी पूछ लिया और अपना नर्व सेल भी पूछ लिया, तो दोनों टिक करके आ जाना, समझ गए। 4 मार्क का ही तो है। तो यहाँ पे इस बात को याद रखना, आरबीसी हो गया, यहाँ पे टोटल सेल इकोलाई हो गया, ईस्ट हो गया, ह्यूमन सेल हो गया, फिर स्टमक हो गया और आरबीसी। अब इस बात को हम लोगों ने बोला था कि जेनेटिक कंट्रोल, जो जेनेटिक कंट्रोल होता है ये किसी के अंडर होता है ना, बात कहते हैं किसका, सेल के अंदर और सीडी के अंदर, सीडी नहीं सीडी के, समझ गए। तो इस बात को याद रखना। अभी यही यहाँ तक पूरा इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बताते हैं। कभी कभी मैकी है बंद हो जाला, चलो वही नहीं करत मैकी है। अब देखो, अब बात करेंगे, अभी देखो अभी हम लोग ने यहाँ पे बात किया था, इस जगह हम लोगों ने बनाया था जेनेटिक कंट्रोल। अब जेनेटिक कंट्रोल कौन कौन सी बात कहते हैं, दो चीज कंट्रोल करता है। अब देखो उसमें हम ये बात करें कौन सी प्रक्रिया कौन चीज कंट्रोल करेगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखे है, जेनेटिक कंट्रोल इज डन बाय द 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स आते हैं जिनके नाम की बात करेंगे, जिनका नाम होता है साइक्लिन प्रोटीन, साइक्लिन है CYCLIN, इसको क्या बोलते हैं, साइक्लिन प्रोटीन। और जो दूसरा होगा उसको बोलते हैं CDKS, क्या बोलेंगे, CDKS। इस बात को याद रखना, इसमें 2 मॉलिक्यूल्स आएंगे। अगर पूछे जो अपना जेनेटिक कंट्रोल करने वाला मॉलिक्यूल्स कौन सा है, तो आपने पहला बोल देना भैया पहला प्रोटीन है, कौन सा प्रोटीन, साइक्लिन प्रोटीन। और दूसरा बोलना CDKS, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस, समझ गए, साइक्लिन डिपेंडेंस काइनेसिस। इतना तरह समझ गए। अगर 2 मॉलिक्यूल्स का नाम पूछेगा तो इसको बोल देना, ठीक है। इस बात को याद रखना। अब देखो, अब बात करते हैं फेस ऑफ द सेल साइकिल, फेस ऑफ द सेल डिवीजन। इसमें कुछ फेस होते हैं, फेस मतलब कोई प्रक्रिया चलती है। अभी बताते कौन सा फेस किधर पे डिवाइड करेगा, कौन सा चलेगा, इसी प्रक्रिया पे चालू हो जाएगी। तो इस बात को याद रखना। अब बात करेंगे फेस ऑफ सेल डिवीजन। अब जब सेल का डिवीजन होगा ना, उसके अंदर कुछ फेस होते हैं कि भैया कहां पे डिवाइड करूं, कहां पे जाऊं, किस जगह पे देखूं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है सेल्स, यहाँ पे लिखा है सेल साइकिल हैज 2 मेजर फेस, ठीक है। सेल का 2 मेजर फेस होते हैं। जब सेल अगर कोशिका अगर विभाजन कर रही है तो उसके 2 मेजर फेस आएंगे। एक मेजर फेस की बात करें, पहला बोलेंगे इंटरफेस, इसको क्या बोलेंगे, इंटरफेस। और दूसरी की बात बोलेंगे एम फेस, समझ गए, क्या बोलेंगे, इंटरफेस। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिपरेटरी फेस, इसको बोलते हैं प्रिपरेटरी फेस। और जो एम फेस होता है उसके अंदर 2 चीज, यहाँ पे क्या करेंगे, न्यूक्लियस और सेल का डिवीजन, उसको हम लोग बोलते हैं एम फेस। एम फेस से याद रखना, इसको बोलते हैं हम लोग माइटोसिस। एम से मतलब माइटोटिस फेस और इंटरफेस। तो पहला अगर पूछता है सेल डिवीजन हो रहा है, मतलब सेल के 2 फेस होंगे, तो पहला फेस कौन सा होगा, पहला होगा आपका आई फिर एम, समझ गए, आई एम याद रखना, आई एम मतलब और एम याद रखना। जो आई इंटरफेस होगा, मतलब आई से मतलब इंटरफेस, इंटरफेस में क्या होगा, इसमें प्रिपेयर होंगे भैया, एकदम अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ, अपने को तैयारी करना है। प्रिपेयर होने के बाद किसमें कदम रखेगा, अपना एम फेस में। एम फेस में क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और अपना सेल डिवाइड करेगा। अब देखो इसमें सवाल क्या पूछेगा कि भैया प्रिपरेटरी फेस किसको बोला जाता है, कौन से फेस को हम लोग प्रिपरेटरी फेस बोलते हैं। तो याद रखना, इंटरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिपरेटरी फेस, उसमें प्रिपेयर होगा। अब पूछते हैं कि जो अपना न्यूक्लियस है, समझ गए, मतलब कोशिका न्यूक्लियस है, तो केंद्रिक बोलते ना, जो मेन बीच में है मध्य में, तो उसके बाद कहां पे वो डिवाइड करेगा, तो समझिए डिवीजन किसमें होगा, माइटोटिक फेस में होगा। और जो इंटरफेस होगा उसमें क्या होगा, प्रिपरेटरी फेस, यहां तक समझ गए। और इसमें एम फेस में क्या होगा, न्यूक्लियस और सेल का डिवीजन। अब देखो, अब बात करेंगे चार्ट की, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया, न्यूक्लियस। अब यहाँ पे एक चीज की गौर करो कि हम लोगों ने क्या बोला, इंटरफेस में। अगर ये कोशिका है तो ये इंटरफेस में, रेस्टिंग फेस में। इसका जब हम लोगों ने क्या किया, विभाजन होने लगा, तो ये क्या किया, डिवाइड करने की कोशिश किया, मतलब कोशिश हो गया, मतलब चालू हो गया डिवीजन। ये छोटा है, जब इसने डिवाइड करने की कोशिश की, जब सेल ने क्या किया, कोशिका ने डिवाइड करने की कोशिश की, तो कोशिका क्या हो गई, यहाँ पे बड़ी हो गई। अब बड़ी होने के बाद इसने डिवाइड कर दिया, इसने क्या किया, डिवाइड किया। डिवाइड किसमें होगा, न्यूक्लियस भी डिवाइड कर दिया और सेल का डिवीजन हुआ। तो फिर इसमें किस प्रक्रिया में आ गई, फिर वापस इंटरफेस में आ गई। तो फिर वापस छोटे छोटे यहाँ पे अपन क्या मिलने लगे, सेल, कोशिका मिलने लगी। अब सेम वापस ये प्रक्रिया चालू हो जाएगी, फिर ये वापस क्या हो गए, इंटरफेस में आएंगे, फिर बढ़ेंगे सेल, फिर कोशिका बढ़ेगी, कोशिका बढ़ने के बाद वापस ये डिवाइड करेगी, फिर एम फेस में। तो ऐसे ऐसे क्या होगा, इंटरफेस एम फेस, इंटरफेस एम फेस, ऐसे ही कोशिका क्या कर रही है, डिवाइड होते जा रही है, समझ गए। ये कंटिन्यूसली हो रहा है, कंटिन्यूस मतलब लगातार चले जा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली भैया हमको डिवाइड करना है। डिवाइड करने में जब तक एक बॉडी का निर्माण ना हो जाए, या बोलते हैं ना, अगर कोई सेल है, अगर हम यही बताते हैं, अगर कोई कोशिका है तो कोशिका के एक बिंदु, एक बोलते हैं ना, एक छोटी सी पॉइंट, अब ये भी धोखा दे रही है हमको, हाँ, एक पॉइंट से चालू हो जाती है, यहां तक समझे, इस बात को याद रखना। तो वही लिखे, इंटरफेस इज द फेस बिटवीन 2 सक्सेसिव
एम फेस एंड द एम फेस इज द फेस बिटवीन टू सक्सेसिव इंटरफेस। इसका मतलब अर्थ समझे, जो अपना इंटरफेस है उसके अंदर दो सक्सेसिव फेस आ गए, इंटरफेस के अंदर दो सक्सेसिव फेस आ गए, जो एम फेस है उसके अंदर भी बिटवीन दो सक्सेसिव फेस आ गए। यहां तक समझ गए, इस बात को नोट कर लेना, इतना एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन पूछता है कि इंटरफेस के अंदर अगर पूछ लिया, देखो अगर पूछता है कि G1 फेस है और S फेस है और G2 फेस है, G फेस को हम लोग बोलते हैं गैप फेस, और G पूछा गया G1 फेस और G2 फेस के बीच में कौन सा आता है, तो आप बोलोगे S फेस। समझ गए, S फेस उसको एस फेस उसको बोला जाता है। यहां तक समझ गए। अब देखो, अब जो कोशिका विभाजन हो गया, अब सेल साइकिल, सेल डिवीजन, अब फेस की बात करेंगे। यहाँ पे चैप्टर का नाम बताए सेल साइकिल सेल डिवीजन। अब जब ये सेल है इसका डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे सेल का डिवीजन बात करेंगे। यहाँ पे सेल अपना क्या करेगा, डिवाइड करने की कोशिश करेगा। अब ये प्रक्रिया में आया तो सेल की हम लोग ने क्या बोला, इंटरफेस, इंटरफेस में आया तो इंटरफेस हम लोग ने लिख दिया इंटरफेस। फिर आया एम फेस में, माइटोटिक फेस। अब जब इंटरफेस में आते हैं तो हम लोग ने क्या बोला था, जो इंटरफेस होता है ना, इस फेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्टिंग फेस। रेस्टिंग फेस का मतलब होता है एज ए सेल इज नॉट ए डिवाइडिंग ईयर बट इट इज एक्चुअली इट इज प्रिपरेशन फॉर फेस, अब प्रिपरेशन ऑफ फेस। तो यहाँ पे क्या होता है, इंटरफेस में क्या होता है ना, सेल डिवाइड नहीं करेगा, सेल जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन अपने आप को बनाएगा, ऐसा प्रिपेयर करे कि भैया अब हमको तैयार होना है कि अब हमारी जो प्रक्रिया है हम दूसरा खाना में जाएंगे। वही बोले ना, एक सीढ़ी चढ़ गया तो हमका दूसरा का सीढ़ी चढ़ना है। दूसरा का सीढ़ी हमारा क्या है, एम फेस। इंटरफेस में थे, अभी फिलहाल के लिए हम बन उनके तैयार हो गए, प्रिपेयर हो गए एकदम अच्छे से। अब उदाहरण के लिए समझिए, अब पूरी साल भर पढ़ाई कर रहे हो एकदम अच्छे से, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा, जैसे आईएएस हो गया, यूपीएससी कर रहे तैयारी कर रहे हो, जैसा नीट का तैयारी, जेई का तैयारी, अब बड़े बड़े एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो। तो आपने जो एक साल लिया है, समझ गए, अगर बात करते हैं आप 12 महीना में से, अगर आपने जो लिया है, अब 12 महीने में से आपने जो प्रिपरेशन की, तैयारी की, तो आपका क्या था ना, यहाँ पे आपकी तैयारी थी, और तैयारी जब हुई, आपका 3 घंटा क्या होता है, पेपर होता है, 3 घंटे में आपका फ्यूचर डिसाइड हो जाता है कि भैया फेल होगा, पास होगा, निकालेगा नहीं निकालेगा। तो इसी में क्या होता है, तो यही इंटरफेस में क्या था, रेस्टिंग कर रहे थे, आराम से रेस्ट में है, लेकिन अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे आगे हम लोग कौन से फेस में जाने वाले। तो रेस्टिंग से किस में जाएंगे, एम फेस में, माइटोटिक फेस में जाएंगे। तो यहाँ पे इन लोग अपने आप को प्रिपेयर करना चालू कर देंगे, भैया प्रिपेयर हो जाओ। तो यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ पे हम लोग ने यही बात किया, अगर हम लोग ने कोई भी एग्जाम की तैयारी की, कॉम्पिटेटिव 1 साल की तैयारी की, तो हम लोग अपना समय लेंगे। तो समय इसने कितना लिया था, 95% टाइम ऑफ अ सेल साइकिल इज टेकन बाय द इंटरफेस। अब इसने इंटरफेस में कितना समय लिया था, 95%। समझ गए कितना, अगर 100% है तो यहाँ पे याद रखना, अगर यहाँ पे 100% है तो इसने 100% में से कितना लिए थे, 95%। अब जो 95% इसने यहाँ पे खत्म किया था, तो 95% इसमें किसने इंटरफेस में ले लिया था। अब इसने इंटरफेस में क्यों लिया, क्योंकि इसको प्रिपेयर होना था। अगर हमको भी कोई तैयारी करे तो हम क्या करेंगे, भैया हमको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा उस चीज पे। समझ गए, बोलते ना, आप जिसपे समय खर्च करोगे, आज जिसपे आप समय दे रहे हो, तो आज तुम्हारा जिसपे समय छीन के देख लो, वो तुम्हारे से दूर हो जाएगी। तो यही बात होती है, समय समय की बात होती है, आज उनका समय कल हमारा समय आएगा। तो यही याद रखना, किसी की बोलते ना, किसी की बोलते ना भैया उसके पास कोठे किला, तो आप अपने घमंड में मत आइए हम पैसा वाले हैं, रुपया वाले हैं, तो खत्म हो जाएगी। घमंड में मत आइए। रावण के पास भी सोने की लंका थी, जल के राख हो गई। समझ गए, वही घमंड था, अहंकार था, सब कुछ था। तो अपने आप पे दूल चट्ट कोली खीरा बना के अब हीरोइन मत बननी है, हीरो मत बनिए। तो यहाँ समझ गए, तो इस बात को याद रखना। यहाँ पे क्या होगा, 95% यहाँ पे क्या बोलेगा, रेस्टिंग फेस में होगा। तो यहाँ पे एक्चुअली सेल डिवाइड नहीं करेगा, अपने आप को प्रिपेयर करेगा। फिर यहाँ पे इन ह्यूमन सेल साइकिल नियरली 22 या 24 आवर्स आर द रिजर्व फॉर द इंटरफेस। वही बताए थे, एक ह्यूमन सेल है, कितना घंटा, 23 से 24 घंटा, मतलब एक दिन लेगा भैया हमको, वहां पे तैयार होगा। इंटरफेस जब तैयार हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, वो डिवाइड कर देगा। यहाँ तक समझिए। इंटरफेस में इस बात को याद रखना है, इंटरफेस में हम लोग क्या करना है, अपने को इंटरफेस में होगा रेस्टिंग, उसको बोलेंगे ये भैया रेस्टिंग फेस में है, लेकिन अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है कि हमको अगला स्टेप हमारा जो होगा एम फेस होगा, जो हम जिसमें कदम रखेंगे उसमें हमको होना है तैयार। यहाँ पे नहीं आराम से सो के खटिया उटिया बिछा के सोए हैं आगे देख लेंगे, ऐसा नहीं। ये अपने को यहाँ पे तैयारी होगी, फिर अगले हम लोग कदम पे बढ़ेंगे, किसको, माइटोटिक फेस में। यहाँ तक समझ गए। यहाँ पे एग्जांपल लिखे थे, अगर एक ह्यूमन सेल है, ह्यूमन की कोशिका है, मतलब मानव शरीर की कोशिका है, उसको 24 घंटा लगता है डिवाइड होने में। यहाँ तक समझ के। अब देखो, अब बोलते हैं एम फेस, इसको बोलते हैं माइटोटिक फेस। अब मेन मुद्दा यहीं पे चालू हो जाए कि भैया इसके आगे जो प्रक्रिया होगी वो बढ़ती रहेगी। जो माइटोटिक फेस होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअल सेल डिवीजन ही अकर।
अकर का मतलब यहाँ पे अगर सेल का डिवाइड होना है तो यहीं पे क्या होगा, सेल डिवाइड करना चालू कर देगा कि भैया अब चलो हमारा काम आ गया डिवीजन करने का, अब हमको आगे हमारा न्यूक्लियस बढ़ जाएगा, न्यूक्लियस बढ़ने का सेल का ग्रोथ होना चालू हो जाएगा, कहाँ पे क्या चीज की जरूरत है वहां पे बनना चालू हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 95% कहां पे लिया था, इंटरफेस में। अब यहाँ पे बचा कितना, 100% था, 100% में से 95% यहीं पे खत्म हो गया, अब बच रहा 5%। 5% कहां पे आ गया, 5% इस जगह पे समय ले लेगा। अब जब समय लेगा 5% कौन से समय लेगा, एम फेस में। एम फेस में कितना, इस बात को याद रखना, यहाँ पे लिख लो 5% यहाँ पे लेगा एम फेस में, और 95% किस में लेगा, इंटरफेस में। समझ के, इस बात को याद रखना। अब देखो, अब इसने 5% टाइम टेकन एम फेस, अब इसने एम फेस में इतना समय ले लिया, तो हम किस में समय लिया, एम फेस में। एम फेस में 5%, जब टेकन टाइम, यहाँ पे दो चीज आ जाएंगे, तो हम लोग ने एम फेस में दो चीज आ जाएंगे, एक कैरियोकाइनेसिस, एक साइटोकाइनेसिस। समझ गए, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। अब जो कैरियो होता है और जो साइटो होता है, अगर हम इन दोनों का विभाजन करेंगे, इन दोनों को अलग करेंगे, इस बात को आप बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इन जन हम लोग तोड़ेंगे तो इसको आंतरिक कंकाल बोला जाता है। जो सेल होता है ना, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हिंदी में आंतरिक कंकाल बोलते हैं। वो ढांचा मतलब मदद करता है, भैया कोई भी कंकाल होगा, कंकाल हमारे शरीर में क्यों है कि हमारी जब अगर सब कंकाली निकाल दे, सिर्फ चमड़ी रहेगी तो हम ऐसा गिर नहीं जाएंगे, पेपर की तरफ बन जाएंगे। तो ऐसा ये क्या करता है, सुरक्षा देता है, हम लोग खड़े होने में ये सब मदद करता है। वैसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, आंतरिक कंकाल बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। कैरियो से याद रखना, हम लोग न्यूक्लियस बोल देंगे, और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। समझ गए, किसका डिवीजन, न्यूक्लियस का डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवीजन। यहां तक समझिए। अब पूछता कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन। अब देखो न्यूक्लियस का डिवीजन किए, अब देखो यहाँ पे बात करें साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होगा, साइटो का अलग कर दो, साइटो का मतलब होता है सेल, अब बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक, सब समझ गए, साइटोप्लाज्मिक। तो यहाँ पे क्या होता है, साइटो, साइटो का मतलब होता है सेल, और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। आपने ये भी सुना रहेगा कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, माइकोप्लाज्मा। समझ गए, सबसे स्मॉलेस्ट सेल उसको बोला जाता है। यहाँ तक समझ गए। और सबसे बोलते हैं ना, ऑस्ट्रिच का जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है सबसे बड़ा होता है। अब देखो इस बात को याद रखना। अब यही प्रक्रिया, अब इसमें क्या आएगा, इसमें 3 फेस आएंगे, एक होगा G1 फेस, एक होगा S फेस, फिर एक G2 फेस। G1 को हम लोग क्या बोलते हैं, गैप फेस, गैप 1, और S फेस को हम लोग बोलते हैं सिंथेसिस फेस, और G2 फेस को बोलते हैं गैप फेस, गैप 2। समझ गए, यहां तक। G1 को क्या बोलेंगे, गैप फेस 1, फिर सिंथेसिस फेस, उसके बाद G2 मतलब G2 फेस मतलब गैप 2। अब देखो, अब जब गैप 2 होगा ना, अब जो गैप 2 होगा ना, तो यहाँ पे इस बात को याद रखना, सेल की बात नहीं, अब बात करते कैरियोकाइनेसिस। कैरियो से बताए थे न्यूक्लियस का डिवीजन, कैरियो से याद रखना न्यूक्लियस का डिवीजन। अब जब कैरियो का क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन। न्यूक्लियस का जब डिवीजन करेंगे तो इसके अंदर ना सब फेस आते हैं, सब मतलब सबका, समझ गए। अभी हम लोग बोलते हैं ना, कोई चैप्टर चालू हो गया तो बोल देंगे चलो चैप्टर, कोई भी चैप्टर मतलब एक पार्ट पढ़ा लिए, अगर एक पार्ट उठा लिए तो उस पार्ट में क्या होगा, आपको वहां पे कुछ बोलते हैं ना, उदाहरण निम्नलिखित शब्दों का उत्तर दीजिए, तो यहाँ पे एक बोलते हैं, एक पॉइंट रख देते, पॉइंट मतलब सब पॉइंट, यहाँ बोलते सब टॉपिक लिखो, सब टॉपिक, सब जैसा कि सब टॉपिक लिखते रहोगे। जैसा केमिस्ट्री में आयुपैक लिख रहे हो तो आयुपैक का सब टॉपिक लिख दो। फिर फिजिक्स होता है तो वहां पे आप फिर कंजर्वेशन हो गया, फ्लूइड हो गया, मैकेनिज्म, कुछ भी वहां पे आप सब टॉपिक ऐसा पॉइंट पॉइंट करके लिखते रहोगे। तो यहाँ पे अब जो कैरियोकाइनेसिस होगा, न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियस होगा उसके अंदर 4 सब पॉइंट आते हैं। सब मतलब यहाँ पे सब फेस बोलेंगे, सब फेस कौन सा होगा, उसको बोलेंगे पीमेट। क्या बोलेंगे, पीमेट, याद रखना, PAM, यहाँ पे PAMAT, इसको बोलेंगे पीमेट। पी से होगा आपका प्रोफेस, एम से होगा मेटाफेस, ए से होगा एनाफेस, टी से होगा टीलोफेस। यहाँ समझ गए, पहला पीमेट से याद रखना, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। समझ गए, पीमेट। अब कैरियोकाइनेसिस में अगर इस बात को याद रखना फटाफट, देखो अगर पूछता है यहाँ पे इंटरफेस में होगा 95% होगा, टाइम लेगा अपने आप को प्रिपेयर करने का। दूसरे कदम में किस में जाएगा, माइटोटिक फेस में, एम फेस में जाएगा। एम फेस में कितना लेगा, 5%। एम फेस में एक्चुअल वहां पे क्या होता है, सेल का डिवीजन होता है, भैया अब हमको यहाँ पे डिवाइड करेगा, 5% ले लिया। जब सेल का डिवाइड होगा 5% में से, तो वहां पे टाइम, अब जब से एम फेस में जब 5% लिया तो उसमें दो चीज में बढ़ जाएगा, कौन सा, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब होता है कैरियो को तोड़ देना, और साइटो को तोड़ना। जब कैरियो को तोड़ोगे तो वहां पे आएगा न्यूक्लियस, और साइटो का तोड़ोगे तो वहां पे बन जाएगा सेल। साइटो से याद रखना, सेल से याद रखना, सेल। जब सेल बनेगा तो वहां पे इस बात को याद रखना, कैरियो से न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर कौन सा आएगा, 3 फेस आएंगे, G1, S और G2। समझ गए। अब उसके बाद नीचे आएंगे तो वहां पे आएगा कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का सब फेस होता है, याद रखना, कैरियोकाइनेसिस कितने फेस होते हैं, सब फेस। टोटल कितने होते हैं, 4। अब 4 कौन से होते हैं, डायरेक्ट बोला पीमेट, पी से आपका प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। यहां तक समझ गए। अब यहाँ पे ये नोट आउट करना, ये जो है ना आपका ये वाला,
इसको नोट करके लिख लेना, यहाँ पे नोट, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया तो पूछ लिया, लेकिन यहाँ पे नोट। अब देखो, अब जब ये सब आप प्रिपेयर करोगे तो एनसीईआरटी अपने सामने लेके बैठ जाना कि भैया पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी आप जितना रटोगे ना, जितना बोलते हैं ना एकदम, वो डोरेमोन वाला नहीं देखे थे, वो ब्रेड निकाल के देता है नोबिता को, नोबिता ऐसे बुक में रखता है फिर खाता है, वैसा मत करना, लेकिन पढ़ के जाना एकदम अच्छे से। तो यहाँ पे तैयारी कर लेना। तो यहाँ पे जेनेटिक, इसको याद रखना, जेनेटिक कंट्रोल डन बाय द दो आएंगे जेनेटिक कोड में, कौन सा आएगा, एक सी डी के एस आ जाएगा, और अपना आएगा साइटो प्रोटीन, साइक्लिन प्रोटीन आएगा। यहां तक समझ गए। अब बात करेंगे फेस ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल के दो फेस होते हैं, एक पहला आएगा इंटरफेस और एम फेस। इंटरफेस में क्या होता है, रेस्टिंग में रहेगा, कोई भी जितने भी सेल होंगे क्या करेंगे, रेस्ट करेंगे, लेकिन अपने आप को तैयार करेंगे अगला कदम रखने में, समझ गए, प्रिपरेशन में तैयार हो जाएंगे। फिर इंटरफेस में क्या होगा, यहाँ पे प्रिपरेशन, यहाँ पे आपको डिवीजन बता दिया। अगर कोई भी सेल है, कोशिका है, तो कोशिका छोटा होगा, फिर पहला फिर बढ़ेगा, उसका ग्रोथ होगा, फिर उसके बाद वो डिवीजन करना चालू करेगा, समझ गए। अब उसके बाद आते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल में दो बताए थे, इंटरफेस और एम फेस। इंटरफेस कितना समय लेगा, 95%, लेकिन वो रेस्टिंग में रहेगा, लेकिन अपने आप को प्रिपेयर कर लिया। प्रिपेयर करने के बाद किसमें कदम रखेगा, एम फेस में। एम फेस में कितना समय लेगा, 5%। एम फेस में 5% ले लिया, वहां पे क्या होगा, एक्चुअल सेल का डिवीजन होगा। जब समय लेगा तो एम फेस में दो चीज आ जाएंगे, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, साइटो का मतलब होता है सेल। अब जब कैरियोकाइनेसिस में नीचे जाओगे तो उसके अंदर आ जाएगा G1 फेस और एस फेस, फिर G2 फेस। G1 को बोलते हैं गैप फेस, एस को सिंथेसिस फेस, फिर G2 को G2 फेस, समझ गए, यहां तक समझ के। अब जो कैरियोकाइनेसिस होगा, कैरियोकाइनेसिस का सब फेस होता है, कितना, 4, मतलब टोटल सब फेस 4 फेस होता है, 4 सब फेस बोला जाता है, उसको बोलते हैं पीमेट, प्रोफेस, मेटाफेस, एनोफेस, टीलोफेस, समझ गए, प्रोफेस, मेटाफेस, एनोफेस और टीलोफेस। इस बात को याद रखना, यहां तक समझ गए। यहां तक एक नोट आउट कर लो, लेक्चर नंबर कौन सा था आपका, इस बात को याद रखना है भैया, लेक्चर नंबर 2 है, लेक्चर नंबर NUMBR नंबर 2, ठीक है, यहाँ पे हैशटैग लिख दें, ठीक है, लेक्चर नंबर 2। यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया, अच्छे स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया, एकदम अच्छे से समझाया। अगर कोई भी दिक्कत हो कृपया करके कमेंट करें, हम जरूर रिप्लाई देंगे, समझ गए। यहां तक आपको एक स्क्रीनशॉट ले ले। तो मिलते हैं हम लेक्चर नंबर अभी 3 बनाएंगे, लेक्चर नंबर 2 लेक्चर और बनेगा, उसके बाद पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपको सेल का यहाँ फेस आपको बता दिए, उसके बाद 2 लेक्चर में पूरा हम लोग लेक्चर नंबर 1, 2, 3 में आपको पूरा 3 से 4 लेक्चर बनेगा, आपको पूरा कंप्लीट कर देंगे। यहाँ तक एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। और हाँ, ये लेक्चर कंप्लीट किए ना, उसके बाद हम एमसीक्यूज कराएंगे, पीवाईक्यू भी कराएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कराएंगे, और कुछ एमसीक्यूज भी करा देंगे, आपको क्वेश्चन ला के दिखा देंगे, तो आपको स्क्रीन पे आ जाएगा, और फटाफट उसका उत्तर दे दीजिए, समझ गए। कमेंट में आप उत्तर डाल सकते हैं कि सर ऑप्शन नंबर ए भी। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आएगा। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।